नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कोई केस मुकदमा दर्ज हो जाता है पुलिस थाने में, कोर्ट में किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के सरकारी नौकरी करने पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। क्या वो व्यक्ति ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है, इस ऐसी दशा में उस पर केस हो जाता है, या कोई तैयारी कर रहा है कोई भी व्यक्ति, उस पर कोई केस मुकदमा हो जाता है, ऐसी दशा में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लो ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। इसके साथ साथ आप मेरे से ATV.मुकेश बगड़िया जो व्लॉग्स चैनल है उस पर भी जुड़ सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बता दूं मैं आपको किन किन पॉइंट्स पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ मैंने नोट कर रखे हैं, उन पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, कौन कौन से मामलों में प्रभाव पड़ता है सरकारी नौकरी पर जब मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट पर, जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और सरकारी नौकरी पर प्रभाव कब पड़ता है, जैसे फॉर्म फिल किया, वेरिफिकेशन में, या फील करने के समय, या नौकरी लग गए उसके बाद क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, सारी चीज़ें जानेंगे। आप पहले से ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, आपके ऊपर FIR दर्ज होगी या आप जेल चले गए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक और मैंने लिख रखा है कि आपको दोषी ठहरा दिया गया है किसी मामले में, सजा हो चुकी है आपको किसी मामले में, लेकिन प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का आपको लाभ दे दिया गया है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ बने रहें शुरू से अंत तक, तो ही पूरी जानकारी आप समझ पाएंगे। बीच में अगर वीडियो ड्रॉप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके जीवन में काम आ पाएगी, अच्छे से इस बात को आप समझ पाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी हम चर्चा करते हैं। काफ़ी समय से इस वीडियो का इंतजार था। मेरे कई दोस्त हैं, मेरे कई कलीग हैं, उनको भी, और इसके साथ साथ कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके भी इस संबंध में कहा है कि वीडियो बनाइए। एक मेरे ख्याल से नाम तो मैं उनका भूल गया, दीपक या ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने भी मेरे से काफ़ी निवेदन किया उसी के ऊपर ये वीडियो, क्योंकि समय नहीं मिल पाया इसलिए काफ़ी समय के अभाव में नहीं बना पाया था। आज समय है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी नौकरी के ऊपर। देखिए, अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो किस तरीके के मुकदमे होने चाहिए, सबसे पहले हम इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखिए, जैसे मुकदमे कितने तरीके के हैं। मामले कोर्ट में अमूमन फौजदारी मामले होते हैं, क्रिमिनल मामले, आपराधिक प्रवृत्ति के मामले, सिविल नेचर के मामले होते हैं जिनमें जमीन जायदाद या किसी अधिकार विशेष का डिस्प्यूट होता है। फिर रेवेन्यू होते हैं, जो कृषि भूमि होती है जिनसे रेवेन्यू गवर्नमेंट को प्राप्त होता है, उनसे संबंधित मामले होते हैं। इसके साथ साथ मैट्रिमोनियल मामले होते हैं, जो विवाह के संबंध में कुछ मामले हैं, वो भी मामले होते हैं। DV एक्ट के सेक्शंस है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शंस है। इसके साथ साथ 125 की कार्रवाई भी होती है, CRPC की 107-16 की कार्रवाई होती है, 151 में कार्रवाई होती है। तो किस मामले का आखिर सरकारी सेवा पे प्रभाव पड़ने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल नेचर का कोई मामला हो, रेवेन्यू नेचर का कोई मामला हो, उसका 1% भी सरकारी सेवा करने पे, या सरकारी सेवा आप कर रहे हो उसके बाद में कोर्ट में कोई मुकदमा चला गया है, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफ़ी कॉल आते हैं हमारे पास, पूछा जाता है कि सर सिविल सूट चल रहा है, ज़मीनी विवाद चल रहे हैं। अगर कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है, चाहे रेवेन्यू हो चाहे सिविल सूट हो, लेकिन उसके साथ साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो वो आपराधिक प्रवृत्ति का केस आ जाता है। सिविल कोर्ट में चलता है। लेकिन जैसे मारपीट हुई, अब मारपीट में FIR दर्ज हो गई या कोर्ट में परिवार चला गया, वो भी मारपीट के संबंध में, किसी अधिकार विशेष के संबंध में नहीं, किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के संबंध में नहीं, तो केवल व केवल आपराधिक प्रवृत्ति का कोई मामला है, उसका आपके कैरियर पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी सेवा करना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी सरकारी सेवा में हो और फिर आपके ऊपर फौजदारी प्रवृत्ति का, आपराधिक प्रवृत्ति का कोई मामला दर्ज हो जाता है, और आप दर्ज होने के बाद भी अगर सरकारी सेवा में हैं, आपके ऊपर FIR दर्ज होगी, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 24 आवर्स कई जगह, क्योंकि स्पष्ट नियम इस संबंध में नहीं है, कई जगह ये कहा जा रहा है कि 24 आवर्स, कई जगह ये मिलती है जानकारी की 48 आवर्स अगर आप जेल में रहते हैं, तो ऐसी दशा में आपकी सरकारी सेवा पर प्रभाव पड़ने वाला है। जब आप सरकारी सेवा में हो, वो भी फौजदारी मामलों से, अगर सिविल नेचर का कोई मामला है, अच्छी तरीके से आप नोट कर ले, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल आपराधिक प्रवृत्ति के मामले होने चाहिए, उनका ही प्रभाव पड़ता है।
अब हमारा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट पर हैं, उन पे विशेष कौन कौन से विभाग हैं जो उन पे विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे पुलिस विभाग है, सेना है। अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का कोई मामला किसी व्यक्ति के खिलाफ चल रहा हो, विचाराधीन हो, तो फिर ऐसी दशा में इन डिपार्टमेंट में थोड़ी स्ट्रिक्टता से काम में लिया जाता है जब आपको ज्वाइनिंग देनी हो उस समय। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सरकारी नौकरी पर प्रभाव कब पड़ता है? जब आपको ज्वाइनिंग करनी हो। अब जैसे आप बेरोजगार हैं, आपने फॉर्म फिल किया, नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिल किया, अब उस समय आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हो रखी थी पहले से और आपने जानकारी नहीं दी, या कोर्ट में आपके खिलाफ कोई मामला पेंडिंग था, ट्रायल में चल रहा था, विचाराधीन था, आपने जानकारी नहीं दी, तो आपने क्या किया? तथ्यों को छिपाया। अब जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस के द्वारा उस मामले की पूरी जो भी आपके खिलाफ डिटेल्स हैं वो निकाल ली जाएगी और आपके डिपार्टमेंट को जिसमें आपकी नियुक्ति हुई है उपलब्ध करवा दी जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन यही होता है। और अब ऐसी दशा में जैसे ही आपके डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आपने तथ्य छिपाए थे, आप पे 100% प्रभाव पड़ेगा। मेरे ख्याल से हाईकोर्ट भी आपको रिलीफ नहीं दे पाएगा क्योंकि आपने तथ्यों को छिपाया है। अब दूसरी परिस्थिति आपके सामने ये आ जाती है, आपने फॉर्म फिल किया, नोटिफिकेशन आया, उस समय आपके खिलाफ कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं था, लेकिन जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली थी उससे जस्ट पहले आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई या कोर्ट में कोई मामला चला गया, तो अब पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुका था उसके बाद में, तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बता सकते हैं डिपार्टमेंट को, सूचना जरूर देनी, आपकी जिम्मेदारी है सूचना देने की कि साहब ऐसा ऐसा मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हुआ है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। रोक ले तो भी हाईकोर्ट आप जा सकते हो, या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आपने फॉर्म फिल किया, उस समय आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, आपने एग्जाम दी, एग्जाम फाइट करी, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, उससे जस्ट पहले आपके खिलाफ कोई मुकदमा कोर्ट में चला गया या फिर एफआईआर दर्ज हो गई, तो फिर ऐसी दशा में पुलिस वेरिफिकेशन में तो आपके खिलाफ मुकदमा आ रहा है जबकि फॉर्म में आपने फिल नहीं किया है। तो देखिए, इन चीज़ों से बचने का एक सॉल्यूशन है, जैसे ही आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है आप तुरंत प्रभाव से डिपार्टमेंट को सूचना दें। भविष्य में जो होने वाली तकलीफ है आप बच जाओगे, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा खास। अब चौथा पॉइंट हमारा ये है कि साहब पहले ही बता दिया, फिर भी हाईकोर्ट ने रोक दिया था, हमने पूरी जानकारी दे दी थी कि हमारे खिलाफ ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट ने उसके बाद भी हमारी जो हाईकोर्ट का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने हमारी नियुक्ति रोक दी, हमें ज्वाइनिंग नहीं दी। तो देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति का मामला है, आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, आपने इन्फॉर्मेशन दी है बाकायदा डिपार्टमेंट को जब आपने फॉर्म फिल किया है उस समय, लेकिन फिर भी आपकी नियुक्ति रोक दी गई है, तो आप हाईकोर्ट टच कर सकते हैं, हाईकोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं। हाईकोर्ट आपकी सुनवाई करने के बाद अप्रोप्रिएट समझता है आपकी पिटीशन को, तो आपको या आपके संबंधित जो भी डिपार्टमेंट हैं उस डिपार्टमेंट को आपकी या तो पद रिक्त रख लेगा आपका, या फिर आपको ज्वाइनिंग करवाने के निर्देश दे देगा। ऐसा अमूमन होता है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है, आप पहले से नौकरी में हैं और उसके बाद आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या होगा? पहले ही वीडियो में मैंने बताया है, आप पहले से नौकरी में हैं, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अब आप देखेंगे किस प्रवृत्ति का मामला है। अगर 41A का नोटिस आपको मिल जाता है, कोर्ट से आप बेल ले लेते हैं, तो कोई आपको इश्यू वाली बात नहीं है। गंभीर प्रकृति का कोई मामला है, दर्ज हुआ है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल लें, अग्रिम जमानत आप ले लें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि 24 आवर्स से ऊपर अगर आप कस्टडी में रह जाते हो, जेल में रह जाते हो, जैसी पीसी किसी भी कैटेगरी की हो, तो फिर आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, कमूमन टर्मिनेट भी कर दिया जाता है, बर्खास्त, जब गंभीर प्रकृति के आरोप हों। हालांकि दोष सिद्ध होने तक कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी जाती, सस्पेंड ही किया जाता है अमूमन मामलों में। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा था कि साहब सजा हो गई, सजा हो गई, उसके बाद में सेक्शन जो 12 है प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट की हम बात कर रहे थे, उसका लाभ दिया, आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का, तो उसके बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अब देखिए, आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम जो बनाया गया है वो अपराधियों को रिलीफ देने के लिए बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि कुछ अपराधी ऐसे हैं जो सुधार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जैसे ही उन्होंने अपराध किया, उन्होंने सजा भुगती, उनको पश्चाताप हुआ उस चीज़ का, उनके मन में ये हुआ कि हाँ यार, मैंने ऐसा ऐसा अपराध किया है, वो गलत हुआ था, और उसके बाद में उसकी प्रवृत्ति सुधरने वाली हो गई और वो सुधर चुका है। तो फिर ऐसी दशा में उसको सेक्शन 12 का लाभ भी दिया गया कोर्ट ने, जब भी उसे दिया तो सेक्शन 12 ये कहता है कि किसी व्यक्ति ने पहले कितने अपराध किया है या उसने जो भी अपराध किया है अब वो सुनने हैं, उसे ऐसे बढ़ता जाएगा कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है। अब जब इस प्रकार से किसी व्यक्ति को ट्रीट किया जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली
कोई भी डिपार्टमेंट है उसे ये मानना पड़ेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है। और एक कॉल भी आया था इस संबंध में मेरे पास, मैंने उनको भी यही जानकारी दी थी, और उनके जो डिपार्टमेंट था जिनमें उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, उन्होंने उसकी ज्वाइनिंग रोक ली थी उस बंदे की। अब उसमें क्या होता है कि आप हाई कोर्ट में जाएंगे, पिटीशन डालेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। अब रोक लिया जाता है तो उसका यही इलाज है कि आप हाई कोर्ट टच करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और फिर आप ज्वाइनिंग ले लेंगे। अब कुछ मामले ऐसे होते हैं आपराधिक प्रवृत्ति के, क्योंकि मैंने पहले से ही आपको क्लियर किया है कि सिविल प्रकृति का अगर कोई मामला है, रेवेन्यू प्रकृति का कोई मामला है, जिनमें आपको पार्टी बनाया गया हो, आपका नाम लिखा गया हो, तो किसी भी प्रकार का आपके नौकरी करने से, आपको नौकरी प्राप्त करने से, या आप सेवा में हो तो निरंतर बने रहने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के संबंध में, अधिकार विशेष के संबंध में डिस्प्यूट होते हैं और उनसे आपके कैरियर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल व केवल प्रभाव पड़ता है आपराधिक प्रवृत्ति के मामलों का। यह हमने इस संबंध में जाना है पहले से ही। देखिए, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी आते हैं जो आपराधिक मामले हैं, क्रिमिनल मामले हैं, फौजदारी मामले हैं, और वो विचाराधीन है। क्योंकि देखिए, एक चीज कही जाती है कि जब मामला विचाराधीन हो, एफआईआर दर्ज हो गई हो, विचाराधीन हो, दोष सिद्ध नहीं हुआ हो, तब तक किसी व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है, वो दोषित नहीं हुआ है, तो तब तक ज्वाइनिंग पे किसी प्रकार से, नियुक्ति करने से किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। आप रोकते हैं डिपार्टमेंट तो आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं। अमूमन ये धारणा भी है और अमूमन हाईकोर्ट इस मामले में निर्देश भी देते हैं। ये देखे गए हैं कई बार, मैंने कई जजमेंट भी ऐसे इस संबंध में देखे हैं। इसके बाद में एक छोटी सी चीज़ मेरे मन में आ रही है कि एक क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, शायद आपके मन में भी हो, कि देखिए जैसे नैतिक अधमता के कोई मामले हो, देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के कोई मामले हो, अब ऐसे मामले किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हो गए हों, तो फिर ऐसी दशा में उस व्यक्ति को पुलिस सेवा में, सेना जो है हमारी, थल सेना, वायुसेना, इनमें ज्वाइनिंग से रोका जा सकता है, नियुक्ति करने से रोका जा सकता है। क्योंकि ये मामले देश के खिलाफ हो सकते हैं। नैतिक अधमता में आप रेप जैसे मामले मान सकते हैं, 376 आईपीसी का ऑफेंस है। तो ऐसी दशाओं में नियुक्ति पर रोक लगाई जा सकती है। हाईकोर्ट में भी अगर आप जाते हैं, दोषित हो चुके हैं ऐसे मामलों में, या ट्रायल चल रही है, तो ट्रायल चलने के दौरान शायद आपकी सीट रिजर्व रख सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग हाईकोर्ट आपको नहीं देगा। ऐसे मामलों में सीट रिजर्व है तो न्याय संगत होता है, तो प्रतीत होता है साहब को, जो जज साहब हैं उनको, तो फिर ऐसी दशा में सीट रिजर्व आपकी रखी जा सकती है, क्योंकि ये मामले थोड़े गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं। और आप इस बात का बखूबी ख्याल रखें कि साधारण प्रकृति के अगर कोई मामले हैं, फौजदारी प्रवृत्ति के, सिविल और रेवेन्यू की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फौजदारी प्रवृत्ति के साधारण प्रकृति का कोई मामला है, उसका किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 107-16 की कार्रवाई है, 151 की कार्रवाई है, पुलिस अरेस्ट करती है 151 में। ये कार्रवाइयाँ प्रिवेंटिव प्रोसेस हैं, यानी कि कोई अपराध को रोकने के लिए की गई कार्रवाइयाँ हैं। तो इनसे ये प्रतीत होता है कि कोई अपराध हुआ नहीं है, घटित नहीं हुआ है। तो जब कोई अपराध ही घटित नहीं हुआ है, तो इन सेक्शंस का, इन कार्रवाइयों का भी किसी प्रकार का प्रभाव आपके कैरियर के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। केवल व केवल प्रभाव पड़ता है दोष सिद्धि का, और दोष सिद्धि आप हो चुके हैं और फिर भी आपको सेक्शन 12 का लाभ दे दिया गया है, तो भी आपके कैरियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के सेक्शन 12 का लाभ मिला है। तो विचाराधीन कोई मामला है, ट्रायल चल रही है, तो आपके खिलाफ कोई भी मामला है जो ट्रायल में है, विचाराधीन है, और आपकी ज्वाइनिंग रोक ली जाती है, नियुक्ति रोक ली जाती है, संबंधित विभाग के खिलाफ आप हाईकोर्ट में जाइए, रिट पिटीशन फाइल कीजिए। आपको निश्चित तौर पर या तो आपकी जो नियुक्ति है उस संबंध में जो भी रिक्ति है, एक पद खाली रख लिया जाएगा, या फिर आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से सरकारी सेवा के संबंध में, अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस है, मुकदमा दर्ज है, सिविल, रेवेन्यू, फौजदारी प्रवृत्ति के किसी भी प्रकार के, तो ऐसी दशा में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसके संबंध में आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में और आ रही है, क्योंकि दिमाग की भी क्या खासियत है कि जैसे जैसे धीरे धीरे एक्टिव होता है, कुछ चीज़ें आती रहती हैं। अब दिक्कत ये है, जैसे मान लो किसी की शादी हो गई, विवाह हो गया, उसके संबंध में कोई मुकदमे दर्ज हो गए, 498 के मुकदमे, 125 का मुकदमा चल रहा है सीआरपीसी सेक्शन का, मेंटेनेंस का, भरण पोषण का, डीवी एक्ट में चल रहा है, डोमेस्टिक वोलेंस में। तो देखिए 498 का मुकदमा चल रहा है, वही प्रक्रिया है जो आपराधिक प्रवृत्ति के संबंध में मैंने बताया था कि आपराधिक प्रकृति के मामले हैं उनमें क्या होगा। अब 125 है, इसे सिविल मामला ट्रीट किया जाएगा, जो डोमेस्टिक वोलेंस है उसे भी सिविल की तरह ट्रीट किया जाएगा, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने लगभग मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, या फिर जो भी मुझे कमेंट आए हैं पहले,
इस संबंध में जो फ़ोन कॉल्स के द्वारा भी पूछे गए, लगभग सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देने में मेरे ख्याल से सहायक रहा होगा। और आपको ये वीडियो वास्तव में सहायक रहा है आपको सब जानकारी देने में, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए।